एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं बट कभी हम लोगों ने उस पर बहुत गौर नहीं किया, और वो ये है कि जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम लोग को बहुत छोटा दिखता है और पास का ऑब्जेक्ट रिलेटिवली बड़ा दिखता है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल को देखें तो वो मोबाइल हम लोग को सन के साइज से बड़ा दिख रहा है, जबकि दोनों के साइज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और कई बार जैसे कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर कोई बिल्डिंग है, तो हम लोग ऐसे करके दोनों उंगलियों के बीच उसको नापने का कोशिश करते हैं और उसका दोनों एंड हम लोग को दिख जाता है। तो ये क्या है? एक और ऑब्जर्वेशन, जब हम लोग ट्रेन या बस की खिड़की से बाहर झांकते हैं तो बाहर जितना भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो सब हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखता है। कोई भी पेड़ है, पत्थर है, पौधा है, सब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहा होता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये तो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से कि हम इधर जाएंगे तो मेरे रेस्पेक्ट में सब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ये तो ठीक बात है, लेकिन सब सेम स्पीड से चलते हुए दिखना चाहिए, जबकि होता क्या है कि पास का ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है और दूर का ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते हुए दिख रहा होता है। तो समझते हैं इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन क्या है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है उन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग को समझना होगा एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स का क्या मतलब है? तीन नाम हम लोग बहुत बार सुनते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन नाम मैकेनिक्स में हम लोग को कई बार सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। तो पहला क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग को दो चीजों को समझना होगा, एक होता है ऑब्जर्वर और दूसरा होता है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे ये रहा एक ऑब्जर्वर जो एक पार्टिकल के मोशन को देख रहा है और पार्टिकल यहां ए से बी वाले लाइन में मूव कर रहा है। तो ये रहा ऑब्जर्वर और पार्टिकल को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इसी लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे जैसे पार्टिकल ए से बी तक मूव किया, ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके साथ में रोटेट करता गया। तो ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन का जितना रोटेशन हुआ है, यही एंगल, यही रोटेशन क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल रोटेटेड बाय लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंगल रोटेटेड बाय लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वर कहीं और हो, यहां होता, तो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन का रोटेशन कुछ और हो सकता था, ये कुछ नया एंगल हो जाता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो कहां से देख रहा है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या किसी चीज का एंगुलर विड्थ ही वो चीज है जिससे हम लोग किसी के साइज का आइडिया लगाते हैं। जब भी हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग उसके लीनियर साइज को मेजर नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग उसके एंगुलर साइज को मेजर कर रहे होते हैं। ऊपर वाले ने जो हम लोग को बनाया है वो लीनियर वेरिएबल्स मेजर करने के लिए बनाया ही नहीं है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते। तो हम लोग को क्या मेजर करने के लिए बनाया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इन्हीं के बेसिस पर हम अपने सराउंडिंग के आसपास का पूरा जजमेंट ले रहे होते हैं। तो हम लोगों ने डिफाइन किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से लिखते हैं। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल है, इसका यूनिट हो गया रेडियन। और ये इसका डेफिनेशन जो अभी अभी हम लोगों ने समझा था, एंगल रोटेटेड बाय लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट अपना ऑब्जर्वेशन समझते हैं कि हम लोग को दूर का ऑब्जेक्ट छोटा क्यों दिखता है। तो दूर का ऑब्जेक्ट छोटा दिखने का कारण यह है कि हम लोग किसी चीज के लीनियर साइज को मेजर ही नहीं कर रहे हैं या मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या मेजर कर पा रहे हैं? एंगुलर साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि लीनियर साइज है एल लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, यहां से हम लोग देख रहे हैं। तो जब यहां से देख रहे हैं तो इसका जो दोनों एंड है, वो दोनों एंड को अगर यहां से मिला देंगे तो ये जितना एंगल बनाएगा, यही इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर विड्थ हो गया या एंगुलर साइज हो गया। इसी के बेसिस पर हम लोग किसी चीज के साइज का आइडिया लगा पाते हैं कि कोई चीज कितना छोटा है या कितना बड़ा है। जैसे इसी सेम ऑब्जेक्ट को, वही सेम एल लेंथ के ऑब्जेक्ट को कोई ज्यादा दूर से देख रहा है, पहले पास से देख रहा था, अब ज्यादा दूर से देख रहा है, तो इसका ये जो दोनों एंड यहां पर एंगल बना रहा होगा, ये एंगल पहले के कंपैरिजन में छोटा है। θ2 इज लेस देन θ1। तो दूर से देखने वाले
व्यक्ति को इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा दिखेगा और पास से देखने वाले को इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखेगा। और जब हम लोग ऐसे करके किसी चीज का साइज नाप रहे होते हैं ना, तो ऐसे करके नापने का मतलब यह है कि इसका जो दोनों एंड है वो उससे आने वाला लाइन यहां से पास कर रहा है। अपर एंड और लोअर एंड किसी ऑब्जेक्ट का हमको यहां से दिख रहा होता है ऐसे, और जितना दूर से देखेंगे ये हम लोग को उतना छोटा करना पड़ेगा, उतने छोटे लेंथ में हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए अगले फिजिकल क्वांटिटी को समझना होगा कि दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग को धीरे चलते हुए क्यों दिखता है। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदलने का जो रेट है वही एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में डी थीटा बाई डी टी, और इसका यूनिट, थीटा का यूनिट हो गया रेडियन और टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो गया। अब जरूरी है ये कि कैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करते हैं। v और ओमेगा का रिलेशन जो एक्चुअली में हम लोग को क्वेश्चन में यूज आता है, और वही इस बात को भी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों हम लोग को दूर का चीज धीरे चलते हुए दिखता है। तो इस डायग्राम से हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन समझते हैं। एक पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ये पार्टिकल का पाथ है। अभी पार्टिकल इस जगह पर है और ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यहां पर ऑब्जर्वर है, ये हो गया ओपी जो लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपना लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस लाइन के पैरेलल, v पैरेलल इज v cos अल्फा एंड v परपेंडिकुलर इज v sin अल्फा। तो जब पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करेगा तो इस लाइन को रोटेट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, v परपेंडिकुलर के ऊपर। यही है जो इस लाइन को, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन को रोटेट करा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से डिफाइंड है, v परपेंडिकुलर बाई r। v परपेंडिकुलर तो हम लोग समझ गए, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, और r का मतलब है यहां पर लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन का लेंथ। इस तरीके से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब सर्कुलर मोशन अगर कभी कोई पार्टिकल कर रहा है, वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी किसी भी टाइप के मोशन में डिफाइंड है ना, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखें, इवन स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व पाथ, एनी टाइप ऑफ पाथ, सबके लिए ये सारा वेरिएबल्स डिफाइंड है, थीटा ओमेगा वगैरह। लेकिन सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा लिखना हो तो जनरली हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं v बाई आर। तो ये ओमेगा v बाई आर कहां से आया? पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो किसी भी जगह पर ये इसका वेलोसिटी टेंजेंट टू द सरफेस, सेंटर के अबाउट देख रहे हैं तो ये अपना लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। वेलोसिटी जो है वो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया अपना v परपेंडिकुलर और ये r, सो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। तो सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को v बाई आर लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग को ट्रेन या बस से बाहर झांकने पर ऑब्जेक्ट धीरे चलते हुए क्यों दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट धीरे चलते हुए क्यों दिखता है। सपोज एक बस में हम लोग v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये अंदर सारे लोग बैठे हैं, ये बस v वेलोसिटी से जा रहा है। अब अंदर किसी भी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखा जाए, सपोज इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो ये रहा ऑब्जर्वर, जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए वो तो रुक गया। अच्छा, हम लोग का जो देखने का विजन है वो एक सर्टेन एंगल पर होता है। हम लोग किसी भी चीज को जब देख रहे होते हैं, सामने की दुनिया को देख रहे होते हैं, तो एक सर्टेन एंगल में आने वाले चीजों को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग को इधर का ऑब्जेक्ट देखना है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा रोटेट करना होगा। तो यहां ये ऑब्जर्वर इस सर्टेन एंगल के अंदर आने वाले चीजों को देख पा रहा है, ठीक है। अब बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट है ये सब v वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऑब्जर्वर इधर जा रहा था तो इसके रेस्पेक्ट में सबका वेलोसिटी v इधर है। अब होगा क्या कि जो पास वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां से यहां तक पहुंचेगा और जल्दी इसकी नजरों से गायब हो जाएगा, जबकि जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़े ज्यादा देर तक इसके विजन में रहेगा, क्योंकि इसका ये एंगुलर विजन है। यहां वाला पार्टिकल और ज्यादा देर तक इसके विजन में रहेगा, और जो जितने ज्यादा देर तक हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को लग रहा है कि वो उतना स्लो चल रहा है। एक्चुअली में काइनेमैटिक्स के हिसाब से बात किया जाए तो सबका वेलोसिटी हम लोग के रेस्पेक्ट में सेम है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। इसका अगर टेक्निकल हम लोग वर्जन समझें एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, तो अपने रेस्पेक्ट में सब लोग इधर v से जा रहा है, सबका लीनियर वेलोसिटी सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है।
r1, इसका डिस्टेंस r2। तो ओमेगा जब हम लोग v बाई आर लिखेंगे तो v तो सेम है, लेकिन r सबका अलग अलग है। पास वाले का r कम है, और r जितना कम होगा एंगुलर वेलोसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा हम लोग को वो उतना जल्दी चलते हुए दिखेगा, और एंगुलर वेलोसिटी जितना कम होगा वो उतना धीरे चलते हुए दिखेगा। इसीलिए दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग को धीरे 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 चलते हुए दिखता है। और अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो दूर का ऑब्जेक्ट ज्यादा देर तक हमारे विजन में है, इसलिए वो हम लोग को स्लो चलता हुआ दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पर। तीसरा क्वांटिटी है एंगुलर वेरिएबल्स में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। और अगर डी ओमेगा बाई डी टी लिख देंगे तो ओमेगा का जो यूनिट है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग तीन एंगुलर वेरिएबल्स को डिफाइन कर चुके हैं, थीटा, ओमेगा, अल्फा। ये बिल्कुल लीनियर वेरिएबल्स के जैसा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब एक और हम लोग टर्म समझते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दोनों शब्द भी हम लोग को बहुत बार मैकेनिक्स में सुनने को मिलता है। तो ये है क्या चीज? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन का ही दो कंपोनेंट है। कैसे? कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पर कब जाएगा? तो उसके लिए यह कंडीशन है, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन के अलोंग नहीं होने चाहिए। सेम लाइन के अलोंग मतलब वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर हो गया तो सेम लाइन के अलोंग है। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तब भी सेम लाइन के अलोंग है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन के अलोंग नहीं है तो पाथ कर्व हो जाएगा। जब हम लोग किसी चीज को ऐसे थ्रो करते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ पर जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं है या सेम लाइन के अलोंग नहीं है। तो ये हुआ कंडीशन कि कोई पार्टिकल कब कर्व पाथ पे जाएगा। तो एक कर्व पाथ हम लोग कंसिडर किए, ये रहा पार्टिकल, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो अब ये कर्व पाथ पे जा रहा है। किसी भी कर्व पाथ में हम लोग एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। क्यों दो कंपोनेंट? जरूरत के हिसाब से। जैसे जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी के पास चेंज होने के लिए दो चीजें हैं। क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जो कंपोनेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मतलब स्पीड को चेंज करता है, उसको हम लोग नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन का चेंज करने का काम करता है उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो जो दो कंपोनेंट किया जा रहा है दोनों ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखा है वेलोसिटी के अलग अलग पोर्शन को चेंज करने के लिए। जैसे यहां पर ये रहा एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन में गया, a cos थीटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आ रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम है नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका काम है स्पीड को चेंज करना, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही इसको ऐसे पुल करके इधर मोड़ रहा है, अदरवाइज ये सीधा निकल जाता। तो इसका काम क्या है? इसका काम है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना। तो इस तरीके से किसी भी कर्व पाथ पे एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अब सर्कुलर मोशन में अगर इन दोनों के वैल्यूज का बात किया जाए तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जा सकता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? अल्फा आर। ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस का वैल्यू है। अब हम लोग प्योर सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट बना हुआ है ना, ये सर्कल का डेफिनेशन हो गया। सर्कुलर मोशन को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब हुआ कांस्टेंट। तो समथिंग इज कांस्टेंट, इस वाले मोशन में कुछ कांस्टेंट है और इस वाले मोशन में कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। ध्यान रहे, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो ही रहा है। तो यह हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस तरीके से दो डिवीजन किया गया है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग v बाई आर लिख सकते हैं, और v बाई आर लिख सकते हैं, v अगर कांस्टेंट है तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि कैसे डिफाइंड है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से डिफाइंड है, और एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और इसमें अगर एक चक्कर काटने का अगर हम लोग को समय लिखना है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन लिखना है, तो ये टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरे टाइप का जो सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, कैसे भी हो सकता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोग लिख रहे हैं v बाई आर, ये भी कांस्टेंट नहीं है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसका एंगुलर वेलोसिटी या तो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको कि हम लोग सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा का कुछ वैल्यू है और अगर वो अल्फा कांस्टेंट हो गया, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर वेरिएबल्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर एंगुलर वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लोग यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का क्लोन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है एंगुलर फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन का क्लोन है। और थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसी का ये अपना एंगुलर वर्जन है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशन यूज करने का कंडीशन क्या है? अल्फा शुड बी कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अपना वन शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।